हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अनुज सर पे स्वागत है। छात्रों, आज मैं 25 क्वेश्चंस लेकर आया हूं साइंस के, और आज के क्वेश्चंस भी आपको आने वाले एग्जाम में अधिक हेल्प करेंगे। तो आज की वीडियो को आप जरूर देखें, और इसमें अगर किसी प्रकार को आपको कोई दिक्कत महसूस होता हो तो कमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछेंगे। चैनल पर यदि आप मेरे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को आप शेयर करना ना भूलेंगे। तो आइए हम बिना किसी देरी के आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़े। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? देखिए, पहला क्वेश्चन दे रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा। और ऑप्शन जो दे रहा है उसमें ए दे रहा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी दे रहा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी दिया है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और डी दे रहा है 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा इसको निकालने के बाद कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। तो इसके लिए मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाया है साइंस का, उसमें भी मैंने इसकी चर्चा किया था। इसके फार्मूले को मैंने बताया था कि कैसे इसको निकालते हैं, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि ये कैसे निकलेगा। देखिए, टेम्परेचर मापने के लिए 4 पैमाना होता है, और उन चारों पैमानों में एक रिलेशनशिप होता है। उस रिलेशनशिप के आधार पर हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो पैमाना है उसका रिलेशनशिप कैसा होता है? तो उसका रिलेशनशिप होता है C/5 इजकल टू F-32/9 इजकल टू R-0/4 इजकल टू K-273 यानी 273/5। अब देखिए, इसमें हमको पूछा गया है संबंध किसमें? सेल्सियस के साथ किसका? फ़ारेनहाइट का। इसका मतलब कि रोवर और केल्विन पैमाना से हमको मतलब नहीं रहेगा, हमारा मतलब सिर्फ इधर का रहेगा, यानी सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पर। तो जैसे देखिए, सेल्सियस का मान कितना दिया है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर हमने रख दिया 40/5, ठीक है, इजकल टू 5, चूंकि यहां पर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो F लिख दिए, और यहां पर लिख दिए 32/9। अब देखिए, ऐसे अगर हम कटाएं तो ये कट जाएगा ऐसे भी, 8×5 = 40, यानी कि ये 8 बार में कट रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो 9×8 = 72, यानी ये हो गया 72 इजकल टू F-32। अब देखिए, -32 इज इक्वल टू की इधर है, अगर इज इक्वल टू के हम इधर भेजें तो ये प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में होने का मतलब है कि आपका 72 और प्लस 32। अब ये जो मान निकलेगा किसका निकलेगा? फ़ारेनहाइट का। तो यहाँ पर देखिए, 2 2 4 और 7 3 कितना हो गया? 110। इसका मतलब कि 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ऐसा अगर ऑप्शन में देखें तो आपका पहला ही ऑप्शन देखिए मिल रहा है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़िए। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है? दूसरा प्रश्न दे रहा है बच्चों की विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है। विद्युत शक्ति है ना, यानी कि इलेक्ट्रिक जो पावर होता है, इसका यूनिट पूछा गया है कि इसका यूनिट बताएं। तो देखिए, ए ऑप्शन दे रहा है एम्पियर, बी ऑप्शन दे रहा है वोल्ट, सी ऑप्शन दे रहा है कूलम्ब, और डी ऑप्शन दे रहा है वाट। तो जैसा कि जानते हैं, एम्पियर जो है वो आपका यूनिट तो जरूर है, लेकिन वो विद्युत शक्ति का नहीं है, बल्कि विद्युत धारा का है, इलेक्ट्रिक करंट का है। इलेक्ट्रिक जो करंट है उसका जो है मात्रक कौन सा होता है? एम्पियर। अब रही बात वोल्ट की, तो वोल्ट मात्रक किसका होता है? विभवांतर का या विभव का। विभवांतर या विभव, याद रखिएगा, विभवांतर का भी होता है और साथ साथ यह विभव का भी होता है। यूनिट कौन सा? वोल्ट। अब है आपका कूलम्ब। तो कूलम्ब जो यूनिट है वो किसका यूनिट है? तो ये यूनिट है आपको आवेश का। ये जो चार्ज होता है ना उसका यूनिट है, आवेश का यूनिट है। और जो वाट है ये आपका विद्युत शक्ति का यूनिट है, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 हॉर्स पावर जो होता है ना, 1 हॉर्स पावर HP, वह कितना होता है? 746 वाट के बराबर होता है। याद रखिएगा कि वाट किसका मात्रक है? तो ये वाट मात्रक हो जाएगा विद्युत शक्ति का। अब आइए अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न दिया गया है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर दिया गया था। आइंस्टीन एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक थी, इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। तो ये पूछा गया है कि नोबेल प्राइज किस बात को लिया गया है। ए दे रहा है सापेक्षता के सिद्धांत को लेकर,
बी दे रहा है बोस आइंस्टीन संघनन को लेकर, बोस इसमें नाम आ गया तो ये तो होगा ही नहीं। सी दे रहा है कि संगति एवं ऊर्जा की तुल्यता के कारण, और डी दे रहा है प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण, और ई ऑप्शन दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर बनेगा प्रकाश विद्युत प्रभाव। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आइंस्टीन ने जो नियम दिया था वो क्या दिया था, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये जो है आइंस्टीन का जो है ये सूत्र है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये सूत्र किससे संबंधित है, प्रकाश विद्युत प्रभाव से संबंधित है। वैसे अगर भारत के वैज्ञानिक की बात करें तो भारत में भी एक वैज्ञानिक बड़ा फेमस हुए हैं, सीवी रमन। सीवी रमन जिनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया था, और वो किस लिए, रमन इफेक्ट के लिए, रमन इफेक्ट के लिए। याद रखिएगा रमन प्रभाव जिसको आप कहते हैं, तो ये दिया गया था 1930 में, जो प्रकाश के प्रकीर्णन से रिलेटेड है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, अगला दे रहा है कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। किसके बारे में, आर्द्रता के बारे में, यानी मॉइस्चराइजेशन के बारे में दिया गया है कि किस उपकरण से, किस यंत्र से इसको मापा जाता है, उस यंत्र का नाम बताइए। ए ऑप्शन दे रहे हैं हाइड्रोमीटर, बी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन है पायरोमीटर, और डी दे रहा है लैक्टोमीटर, जबकि ई दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से ज्यादा उत्तर। अब जरा देखिएगा, यहां बात हो रही है किसकी, आर्द्रता की। तो देखिएगा हाइड्रोमीटर, यहां जो हाइड्रोमीटर है ना, इसका संबंध है जल के घनत्व से, डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी जल का घनत्व। जल के घनत्व को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर। जो हाइग्रोमीटर है ये आपका सही आंसर है। हाइग्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, आर्द्रता मापते हैं। ये आर्द्रता मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, हाइग्रोमीटर का। आर्द्रता क्या है बाबू, तो याद रखिएगा वायुमंडल में जो नमी की मात्रा होती है, वायुमंडल में जो नमी होता है उसी को हम आर्द्रता कहते हैं, उसी को आर्द्रता कहा जाता है। और जब भी याद रखिएगा आर्द्रता बढ़ता है यानी वायु में नमी की मात्रा बढ़ती है, उस समय दाब अधिक हो जाता है। ठीक है, यहां पर देखें पायरोमीटर दिया है, पायरोमीटर का संबंध किससे है, तो ये संबंध है उच्च तापमान को मापने से। उच्च तापमान यानी हाई क्वालिटी का जो टेम्परेचर होगा, इसको मापने के लिए हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। और जो साधारण तापमान होता है उसको मापने के लिए आप जानते हैं घरों में थर्मामीटर होता है। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं, तो ये दूध की शुद्धता, दूध की क्वालिटी है ना, कि ये शुद्ध है कि नहीं है, इसमें पानी मिला है कि क्या है, तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए हम लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। आपका सही आंसर जो है जाएगा हाइग्रोमीटर, क्योंकि आपसे पूछा गया है आर्द्रता के बारे में, है ना, तो ये आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए कि दाब की इकाई क्या होती है, यूनिट पूछा गया है। प्रेशर का जो यूनिट है ये यूनिट क्या होता है, ऑप्शन ए दे रहा है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, बी दे रहा है कि केवल न्यूटन मीटर, बी दे रहा है न्यूटन मीटर, सी दे रहा है केवल न्यूटन, और डी दे रहा है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर। तो न्यूटन मीटर होगा ही नहीं, न्यूटन तो होगा ही नहीं, क्योंकि न्यूटन तो होता है आपको बल का। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा, न्यूटन प्रति वर्ग किलोमीटर, वर्ग मीटर होगा। क्योंकि दाब के बारे में, अगर हम प्रेशर के बारे में बात करें तो ये आपको होता है बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्या होता है, क्षेत्रफल। याद रखिएगा जब भी हम निकालेंगे प्रेशर तो क्या निकालेंगे, बल बटा क्षेत्रफल। तो बल को हम क्या कहते हैं, फोर्स यानी एफ, और क्षेत्रफल को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया यानी ए। अब मुझे बताइए कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। जैसा जानते हैं कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और बात रही आपको क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लंबाई चौड़ाई में गुणा करेंगे। तो अगर गुणा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि लंबाई का जो मात्रक होता है ना वो मीटर होता है। तो मीटर में अगर मीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो गया। तो मीटर स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग मीटर, उसको आप वर्ग मीटर कहें चाहे मीटर स्क्वायर कहें। तो ये आपका हो गया क्या, अब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर आपको किस ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में। तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू किसका 7 होता है। तो याद रखिएगा पीएच स्केल पर यदि हम देखें तो इसके बारे में हमको क्या जानकारी मिलती है कि पीएच स्केल पर जो स्केल है उसमें क्या दिखाया जाता है, तो बीच में आपका ये 7 हो गया है ना। और 7 से अगर आप जो है इस साइड में जाते हैं,
इधर जाते हैं या इधर जाते हैं। तो ये कैसे क्या होगा, अगर 7 से कम जा रहा है वैल्यू, 7 से कम जा रहा है वैल्यू, जैसे आपका हो गया 6, जैसे हो गया 5, जैसे हो गया 4, जैसे हो गया 3, जैसे हो गया 2, जैसे हो गया आपको 1, इस टाइप से 1 हो गया। और इधर जो है 7 से ऊपर बढ़ेंगे तो जैसे मान के चलिए 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। तो अगर पीएच स्केल पर 7 से आप नीचे है यानी इधर है, अगर आप नीचे है, नीचे की तरफ है, नीचे वाले अंकों की तरफ है, 7 से कम है, तो याद रखिएगा उस वस्तु का जो गुण होगा वो कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, वो एसिडिक नेचर का होगा। और 7 से अगर ज्यादा हो गया, इधर चला गया, 7 से अगर ज्यादा हो गया तो ये जो है बेसिक नेचर का होगा, यानी क्षारीय नेचर का होगा, ये बेसिक होगा। तो 7 से कम होने पर एसिड और 7 से अधिक होने पर क्या होता है, बेसिक नेचर का। तो अब यहां पर देखिए, तो 7 से कम होने पर एसिड और 7 से अधिक होने पर बेस, लेकिन अगर 7 ही हो तब क्या होगा, तो उस स्थिति में वो बिल्कुल उदासीन होगा। उदासीन का मतलब कि उसमें किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं रहेगा, न वो खट्टा लगेगा न क्षारीय लगेगा। और पानी की अगर बात करें, जल की बात करें, तो जल का पीएच वैल्यू 7 ही होता है। जल का कितना होता है, 7 होता है। H2O का जो होता है वो कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब कि जल कैसा होता है, उदासीन होता है। तो यही पूछा गया है कि निम्न में किसका पीएच मान 7 है, तो आप क्या कहेंगे, ए दिया है शुद्ध पानी, बी दिया है उदासीन विलयन, सी दे रहा है क्षारीय विलयन, डी दे रहा है अम्लीय विलयन, ई दे रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप यहां बताएंगे शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अब आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए दे रहा है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी दे रहा है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी दे रहा है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी दे रहा है तांबा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं होता है किसमें, हाइड्रोजन में। न्यूट्रॉन नहीं होता है किसमें, हाइड्रोजन में। तो आपका आंसर क्या बनेगा, सी नंबर बनेगा। क्योंकि अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये आपको हम ऐसे लिखते हैं, यानी इसके बारे में हमको जानकारी क्या मिल गया कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, इसमें किसी तरह का न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, सी यानी हाइड्रोजन। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि डीएनए की खोज किसने की थी। डीएनए, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका पूरा नाम क्या होता है, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेल होता है ना, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उस सेल का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस। सेल का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। याद रखिएगा, सेल के सबसे बड़े पार्ट को न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी न्यूक्लियस के अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, तो एक होता है डीएनए और एक होता है आपको आरएनए। ठीक है, तो है डीएनए और क्या होता है, आरएनए। अब डीएनए की जो खोज करने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था वाटसन एवं क्रिक। इन्होंने यही बताया था कि डीएनए के ऊपर दोहरी संरचना पाई जाती है, यानी डबल हेलिक्स संरचना कौन सा होता है, डीएनए का। इसकी खोज करने वाले कौन थे, वाटसन एवं क्रिक। और ऐसा देखिए ऑप्शन ए में ही आपको दिख रहा है वाटसन एवं क्रिक। अब देखिएगा इसमें और अगर बातों की बात करें तो इस डीएनए के बारे में हमने क्या बताया कि डीएनए कहां पाए जाते हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं उस न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन डीएनए इसके अलावे आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा कि डीएनए न्यूक्लियस में तो पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। और इस डीएनए के अंदर क्या होता है, तो याद रखिएगा इस डीएनए के अंदर होता है क्रोमोसोम। डीएनए के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम। ये ध्यान रखिएगा कि डीएनए के अंदर क्या हो गया, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अंदर क्या होते हैं, तो क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं जीन। क्रोमोसोम के अंदर क्या पाते हैं, जीन पाए जाते हैं। तो देखिए हम क्या जाने अभी कि सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है भाई, सेल का सबसे बड़ा पार्ट है। सेल में सबसे ज्यादा अगर बड़ा पार्ट कोई पूछेगा कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि सारा कार्य सेल का यही करवाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए है, जो एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। और डीएनए होता ही है, साथ ही साथ आरएनए भी होता है। लेकिन अब अगर हम स्पेशली डीएनए की बात करें तो डीएनए की खोज करने वाले थे वाटसन एवं क्रिक। और आरएनए की बात करें तो रैगनर फ्रिश जिसको खोजे थे। आरएनए एक सिंगल हेलिक्स रचना है, डीएनए डबल हेलिक्स रचना है। डीएनए के अंदर हो गया क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर क्या हो गया, जीन। डीएनए क्या करता है, तो जेनेटिक मटेरियल को ढूंढने का काम करता है, जबकि क्रोमोसोम
सेक्स डिसाइड करता है कि लड़का होगा कि लड़की, और जीन क्या करता है, तो जेनेटिक कैरेक्टर तय करता है। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर, जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक। अगला क्वेश्चन दिया है, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ऑप्शन ए देखिए क्या दे रहा है, प्रोटीन है एक प्रकार का। ऑप्शन बी दे रहा है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन सी दे रहा है कि वसा है, और ऑप्शन डी दे रहा है कि एक प्रकार का खनिज है। याद रखिएगा, ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का वसा है। ये आपका क्या है, वसा है। तो आपका आंसर सी बनेगा। आपका आंसर सही में क्या बनेगा, सी बनेगा। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, याद रखिएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जिसको हम कहते हैं ईईजी, याद रखिएगा। ऐसा ही एक और यंत्र होता है, एक और जो है आपको सुनने को मिलेगा बायोलॉजी में, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का संबंध किससे है, तो ये आपको हार्ट से है। हार्ट में किसी प्रकार का कोई समस्या होगा तो इसका पता लगाने के लिए कौन क्या किया जाता है, ईसीजी टेस्ट किया जाता है। ईसीजी टेस्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कार्डियो का मतलब ही होता है हार्ट, लेकिन यहां देखिए क्या दिया है, ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ पूछा है कि किसकी निगरानी से संबंधित है। ए ऑप्शन दे रहा है दिल, दिल तो होगा ही नहीं, हार्ट नहीं होगा, क्योंकि हार्ट के लिए क्या है, ईसीजी होता है। उसके बाद दिया है बी, यकृत यानी लीवर, ये भी नहीं होगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं आग्नेयाशय यानी पैनक्रियाज, ये भी नहीं होगा। और डी ऑप्शन दे रहा है मस्तिष्क यानी ब्रेन। जी हाँ, ब्रेन को लेकर ही होता है। ब्रेन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो इसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि सीटी स्कैन भी होता है। तो अगर सीटी स्कैन की बात करें ना, तो सीटी स्कैन केवल ब्रेन का ही नहीं होता है, टोटल शरीर का सीटी स्कैन हो सकता है, लेकिन ओनली केवल ब्रेन के बारे में बात की जाए तो ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ टेस्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। बी नंबर ऑप्शन होगा। शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित करता है कौन, हाइपोथैलेमस। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस ब्रेन का भी एक पार्ट है और हाइपोथैलेमस ग्लैंड का भी एक पार्ट है, ग्लैंड का भी एक पार्ट है। तो एज ए ब्रेन अगर ये काम करेगा तो फीलिंग लाने का काम करेगा, भूख, आपको प्यास का अनुभव कराएगा, भूख का अनुभव कराएगा, किसी के प्रति जो है अगर हम बात करें कि जानकारी, कोई फीलिंग का आना, ये सारा जो है हाइपोथैलेमस कराएगा। मतलब फीलिंग का मतलब यहाँ पर खुशी से भी हो सकता है, फीलिंग का मतलब यहाँ पर दुख से भी हो सकता है, नफरत से भी हो सकता है, प्रेम से भी हो सकता है। ये सारा काम हाइपोथैलेमस एज ए ब्रेन रहने पर करता है। लेकिन एज ए ग्लैंड अगर ये काम करेगा तो ये केवल आपको शरीर के टेम्परेचर को ही नियंत्रित करेगा, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितना पानी होता है, मतलब जल की मात्रा कितनी होती है, वाटर की मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए दे रहा है लगभग 70% पानी होता है। ऑप्शन बी दे रहा है कि 20% से 30% पानी होता है। ऑप्शन सी दे रहा है कि 10% से 20% पानी होता है। ऑप्शन डी दे रहा है कि 30% से 40% पानी होता है। डी दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक उत्तर। तो याद रखिएगा, मानव शरीर का जो बनावट है उसमें 70% पानी होता है, 70% हमारा शरीर वाटर से ही मिलकर बना होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन की कोशिका भी शक्ति का स्रोत क्या है। देखिए भित्ति नहीं, ये कोशिका शक्ति पूछा गया है कि स्रोत क्या होता है। कोशिका शक्ति का स्रोत क्या होता है, यानी कोशिका को एनर्जी, शक्ति का मतलब क्या हो यहाँ पर पावर से, तो एनर्जी जब मिलेगा तभी ना उसमें पावर आएगा। तो इसका स्रोत क्या है। ऑप्शन ए दे रहा है कि कोशिका भित्ति। ऑप्शन बी दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी दे रहा है राइबोसोम। और ऑप्शन डी दे रहा है न्यूक्लियस। ऑप्शन डी में क्या दिया है, न्यूक्लियस। इसका मतलब ये पूछा गया है कि कोशिका को शक्ति स्रोत यानी कि एनर्जी जो है किससे मिलता है, पावर किससे मिलता है। तो उसको पावर देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर देने का काम करता है, वैसे भी आप जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द
सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हमारे सेल के अंदर एनर्जी बनाने को जो बना होता है उसको स्टोर करता है। किस रूप में स्टोर करता है? तो एटीपी के रूप में स्टोर करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में स्टोर करता है। और एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के विखंडन से जो एटीपी बनता है वह कितना बनता है? 38 एटीपी बनता है, जो कहाँ स्टोर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और आप जानते हैं कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में तो डीएनए पाया ही जाता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस में भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम देने वाले वैज्ञानिक थे उनका नाम था बेंडा। याद रखिएगा, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज का जब विखंडन होगा तो 38 एटीपी जो है ऊर्जा बनेगा और ये स्टोर होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि सेल का एक पार्ट होता है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? एड्स होने का वजह क्या होता है? एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यह एक बीमारी है जो कि किससे होता है? वायरस से होता है, वायरस से होता है। एड्स रोग को करने वाले जो वायरस होते हैं उस वायरस का नाम है HIV वायरस, है ना? HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस, इसका पूरा नाम कहेंगे ह्यूमन डिफिशियंसी इम्यूनो वायरस, जिसका पता लगाने के लिए एक होता है एलिसा टेस्ट। कौन सा टेस्ट होता है? एलिसा टेस्ट। याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट का संबंध पूछेगा कि किससे है, तो आप क्या बताएंगे? एड्स बीमारी से है, और ये कराने का कार्य करता है कौन? विषाणु। वैसे आप जानते हैं कि एड्स मात्र 4 कारणों से ही फैल सकता है। एड्स सूझने का सिर्फ 4 ही कारण हो सकता है। या तो हो सकता है अनैतिक यौन संबंधों को होने से, या फिर माता के शरीर से बच्चों को मिल सकता है, या संक्रमित सुई का प्रयोग करने से हो सकता है, या फिर हम कहेंगे कि जिस व्यक्ति को एड्स हुआ है उसका ब्लड अच्छे व्यक्ति के अंदर चढ़ा दिया जाए तो फिर उसको हो सकता है। क्योंकि एड्स का जो वायरस है, HIV वायरस, उसको सिर्फ भोजन के लिए एक ही चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वो ब्लड का सिर्फ WBC वो खाने का कार्य करता है। उसका भोजन है WBC, जो ब्लड का पार्ट है WBC, इसी को खाता है। और जैसे ही ये WBC इसको मिल जाता है, इसका भोजन मिल जाता है, ये बहुत तेजी में इंक्रीज करता है। यानी एड्स होने पर आपको ब्लड से ब्लड टच नहीं होना चाहिए। और आप समझ सकते हैं कि ब्लड से ब्लड टच होने का चांस इन्हीं 4 परिस्थितियों में हो सकता है। क्योंकि बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो बच्चा ब्लड से ही तैयार होता है। अगर माँ को एड्स है तो बच्चे को चांस रहेगा। संक्रमित सुई का मतलब यहाँ पर हो गया कि जिसको ब्लड एड्स हुआ है, उस सुई से आपने किसी अच्छे व्यक्ति को दे दिया तो उसका जो ब्लड लगा हुआ था उस सुई पर वो चला गया अच्छे व्यक्ति के अंदर। और ब्लड तो ही चाहिए, एड्स का तो भोजन ही है ब्लड। तो इसीलिए मैं बताया कि एड्स निम्न कारणों से होता है, वायरस से। ध्यान रखिएगा, वायरस से, और ये 4 तरीकों से फैलता है। यह एक अभी तक लाइलाज बीमारी है। हालांकि हम कहेंगे कि कुछ इसको देर तक रोका जा सकता है, मतलब इस बीमारी को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है, लेकिन मौत को इससे टाला नहीं जा सकता है। इसीलिए सुरक्षित रहना बहुत ही जरूरी है। और ये भी मैं बता दूं कि एड्स को लेकर ही एक संस्था काम करती है भारत में, जिसको हम कहते हैं नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये आपको दिल्ली शहर में है। याद रखिएगा, नाको का हेड क्वार्टर कहाँ है? दिल्ली से है। और नाको जो है ये किससे रिलेटेड संस्था है? एड्स से रिलेटेड संस्था है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि प्लाज्मा जो झिल्ली होता है वो किससे बना होता है? प्लाज्मा झिल्ली, जैसा कि आप जानते हैं कि एक होता है प्लांट सेल और एक होता है ह्यूमन सेल। ह्यूमन सेल या एनिमल सेल, इसको आप जो भी कहें। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल, इसका जो आवरण होता है, जो बाहरी आवरण होता है, उसको हम कहते हैं कोशिका भित्ति। प्लांट सेल के बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति, जिसको हम कहते हैं सेल वाल, सेल वाल। और ह्यूमन या एनिमल सेल का जो बाहरी आवरण होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अब देखिए, कोशिका जो भित्ति होता है यह केवल पाया जाता है पौधों में, और जो प्लाज्मा झिल्ली है यह पौधों में भी होता है और जानवरों में भी होता है। इसका मतलब है कि कोशिका भित्ति प्लांट कोशिका का आउटर पार्ट है, और इनर पार्ट अगर प्लांट का पूछा जाए तो प्लाज्मा झिल्ली होता है। लेकिन चूंकि कोशिका भित्ति एनिमल सेल में होता ही नहीं है, तो
तो आप प्लाज्मा झिल्ली को सीधे क्या कहेंगे, एनिमल सेल का आउटर पार्ट है। अब देखिए कोशिका भित्ति जो बना होता है ये बना होता है सेलुलोज का। किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, याद रखिएगा ये सेलुलोज का बना होता है। और सेलुलोज जो है यह प्लांट कोशिका का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, ये सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। अब ये पूछेगा कोई कि हार्डेस्ट पार्ट क्यों होता है सर, तो इसमें कहिएगा इसके पीछे होता है कि इसमें 0% वाटर होता है। और आपको पता है कि किसी भी चीज को सॉफ्ट बनाने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें वाटर होता ही नहीं है। सेलुलोज प्लांट सेल का एक डेड पार्ट है, मृत पार्ट होता है, ये जीवित पार्ट नहीं है, मृत पार्ट होता है। और यह सेलुलोज इसको बहुत अधिक कठोरता देता है, जिससे पेड़ पौधों को बाहरी आघातों से सुरक्षा मिलती है। प्लाज्मा जो झिल्ली होता है यह बना होता है प्रोटीन से भी और साथ साथ यह बना होता है लिपिड से भी, प्रोटीन से भी और लिपिड से भी। प्रोटीन और लिपिड का मतलब हो गया यहाँ पर वसा से, जिसको हम कहते हैं फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड का मतलब हो गया फास्फो से हो गया प्रोटीन और लिपिड से मतलब हो गया वसा। यह फास्फोलिपिड से बना होता है और फास्फोलिपिड से बना होने के चलते यह लचीला होता है, यह लचीला होता है तथा साथ ही साथ प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली भी कहलाता है। इसको चयनात्मक झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि कुछ ही टाइप के पदार्थों को यह कोशिका के अंदर आने देता है और कुछ ही टाइप के पदार्थों को कोशिका से बाहर यह निकलने भी देता है। तो ये बनता है, ये आपको किसके बारे में पूछा गया था, प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पूछा गया ना, तो आपका आंसर बताइए क्या होगा, प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। इसका मतलब आपका हो गया, ए में देखिए प्रोटीन है तो ये भी सही होगा, और बी में दे रहा है आपको लिपिड्स तो ये भी सही होगा, सी दे रहा है कार्बोहाइड्रेट, ये सही नहीं है। सेलुलोज जो होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, और डी दे रहा है कि ए भी सही है और बी भी सही है, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि जंतु कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है, यानी एनिमल का जो सेल होता है उस एनिमल सेल में क्या नहीं पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए दे रहा है, ऑप्शन ए में दे रहा है क्या कि इसमें सेलुलोज और कोशिका भित्ति उपस्थित होता है, जंतु कोशिका में उपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है, पूछा गया कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो मुझे बताइए कि जंतु कोशिका में सेलुलोज होता है क्या, अभी मैंने बताया था कि सेलुलोज किस में होता है, यह प्लांट कोशिका में होता है। तो यही तो आपका आंसर बन गया, पहला ही पूछा गया क्वेश्चन की जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, क्योंकि कोशिका भित्ति किस में होता है, प्लांट सेल में होता है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या, यानी क्रोमोसोम का जो है संख्या कितना होता है, कितने पेयर में होते हैं, ठीक है ना, कितने पेयर में होते हैं, किसके अंदर, मानव शरीर की कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। देखिए किसके बारे में पूछा गया है, क्रोमोसोम के बारे में। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जो क्रोमोसोम होते हैं ना, क्रोमोसोम वो किसके बारे में पूछा गया, मानव शरीर में ना, इसकी संख्या होती है टोटल कितनी बाबू, याद रखिएगा 46। कितनी होती है टोटल संख्या में, 46। 46 का मतलब हो गया 23 पेयर्स। कितना होता है, 23 पेयर। और जैसा देखिए पूछा गया क्या, गुणसूत्र जोड़ा में पूछा गया, जोड़ा मतलब पेयर। तो यहाँ पर देखिए पेयर्स में 23 कहीं है कि नहीं, यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है कि 23 पेयर दिया हुआ है। अब जरा ध्यान सोचिए, ये जो क्रोमोसोम 46 होते हैं ना क्रोमोसोम, इसमें आप देखिए कैसे क्या होता है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ऑटोजोम, एक क्या होते हैं, ऑटोजोम, ध्यान रखिएगा, एक होते हैं ऑटोजोम और एक होते हैं एलोजोम। अब दोनों में क्या अंतर होता है, ऑटोजोम होते हैं ये 22 पेयर होते हैं, ये होते हैं 22 पेयर, और एलोजोम होते हैं 1 पेयर, ये होते हैं सिर्फ 1 पेयर। ऑटोजोम वाली जो क्रोमोसोम है 22 पेयर, ये मेल हो या फीमेल हो सब में इक्वल जाते हैं, एकदम बराबर जाते हैं, यानी 22 के 22 पेयर एकदम जाने ही जाने हैं, चाहे वो मेल हो या फिर क्या हो, फीमेल। लेकिन एलोजोम वाले जो एक पेयर हैं वो एक पेयर मेल में अलग जाएंगे और फीमेल में अलग जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मेल के लिए और फीमेल के लिए दोनों अलग अलग हैं। मेल में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है जो एक पेयर वो एक्स और वाई होता है, जबकि फीमेल में क्या होता है, एक्स और एक्स होता है। और आपको पता है कि जब मेल और फीमेल का एक्स और एक्स मिले, एक्स और एक्स मिले, तो उस परिस्थिति में क्या होगी, लड़की होगी, ध्यान रखिएगा लड़की होगी। लेकिन अगर जो है मेल का वाई मिल जाए
और फीमेल का एक्स मिल जाए तो उस परिस्थिति में क्या होगा, लड़का होगा। इसका मतलब कि लड़का या लड़की का डिपेंड होना, ये डिपेंड किस पर करता है, मेल पर डिपेंड करता है। यानी कि सेक्स डिसाइड करने का काम मेल करता है, लड़कियां नहीं करती हैं। समाज में अलग बात है कि लड़कियों को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन दोषी ठहराने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि लड़कियों में देखिए जो जेंडर डिसाइड करने वाले जो क्रोमोसोम है, एक पेयर एलोसोम जिसको कहते हैं, वो दोनों एक्स एक्स ही हैं। हाँ, मेल में देखिए एक्स है और वाई है, और वाई किसका गुण लेकर आता है, वाई लेकर आता है मेल का गुण। तो आप समझ सकते हैं कि वाई अगर मेल का गुण आता है तो वाई वाला किसमें होता है, मेल में होता है। इसका मतलब कि जेंडर डिसाइड कौन करेगा, मेल डिसाइड करेगा। और याद रखिएगा, जब भी इन दोनों क्रोमोसोम की बात करेंगे तो दोनों क्रोमोसोम पेयर में ही जाने चाहिए, यानी क्रोमोसोम हमेशा पेयर में ही जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 22 पेयर है ना, तो 22 पेयर में 11 पेयर मम्मी के शरीर से जाएगा बच्चे में, और 11 पेयर जाएगा पापा के शरीर से। तो कितने हो गए, 22 पेयर। यहाँ पर एक जो पेयर है उसमें एक चला गया मम्मी के शरीर से और एक चला गया पापा के शरीर से, तो यहाँ पर 22 और 1 23 पेयर हो गया। जब भी पेयर में जाएगा तो मामला सही है, लेकिन याद रखिएगा जब भी पेयर टूटेगा, अगर पेयर में नहीं जाएगा तब समस्या होगा, तब समस्या होगा। अगर ऑटोजम वाले पेयर में नहीं गए तो जेनेटिक डिजीज बना देते हैं, यानी ऐसी बीमारी उस बच्चे में उत्पन्न करा देंगे जो जीवन में कभी खत्म नहीं होगा। जैसे कि आप जानते हैं हीमोफीलिया जेनेटिक डिजीज है, टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, क्लिफेंट्रन सिंड्रोम, ये सब क्या है, या कलर ब्लाइंडनेस, सब जो है ये जेनेटिक डिजीज है जो ऑटोसोम वाले क्रोमोसोम में गड़बड़ी होने से होता है। गड़बड़ी का मतलब है कि जब ये पेयर में नहीं जाएगा तब। एलोसोम वाले में जब भी गड़बड़ी होगा तो समझिए कि फिर उस बच्चे का जेनेटिक कैरेक्टर चेंज हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल उसकी दुनिया अलग बन जाएगी। अलग दुनिया होने का मतलब है कि वो बच्चा सीधे जो है अब वो जनरल इंसानों की तरह नहीं होगा, बल्कि वो इनंक बन जाएगा, हिजड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो किसमें गड़बड़ी से होती है, एलोसोम वाले में गड़बड़ी होती है। जैसे हम बताए ना कि कैसे, अभी देखिए यहाँ पर देखिएगा 22 पेयर जैसे कि चला गया है उस बच्चे में एकदम सेम। अब देखिए एक जो जेंडर डिसाइड करने वाला है उसमें क्या गड़बड़ी हो गया कि पापा के शरीर से एक्स गया, मम्मी के शरीर से भी क्या गया, एक्स गया। लेकिन पापा के शरीर वाला क्या हुआ, एक्स तो गया ही, एक्स के साथ साथ वाई भी चला गया, दोनों चला गया। अब मुझे बताइए कि अगर एक्स एक्स गया था तो अभी तक तो गुण किस चीज का दे रहा था, लड़की का। लेकिन अब चूंकि वाई भी चला गया है तो अब ये गुण किसका ला दिया, लड़का का भी। यानी कि अब वह व्यक्ति जो है लड़का लड़की दोनों का गुण ला दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, अब उसको कहेंगे ना, ये हिजड़ा है ना, इनंग कहेंगे। तो याद रखिएगा जो छक्के होते हैं वो किस में गड़बड़ी से बनते हैं, एलोसोम वाले में। देखिए एक क्रोमोसोम की गड़बड़ी से इतना बड़ा समस्या हो गया। आगे दे रहा है कि मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, लसिका कोशिका। ऑप्शन ए दे रहा है यकृत जिसको हम लीवर कहते हैं, बी दे रहा है दीर्घस्थि, सी दे रहा है अग्न्याशय पेनक्रियाज, और डी दे रहा है तिल्ली। याद रखिएगा लसिका कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं, तिल्ली में, जिसको हम कहते हैं एस्प्लीन। इसको क्या बोलते हैं, एस्प्लीन। और आप जानते हैं ना कि मानव शरीर में जो ब्लड होता है आरबीसी, वो मरने के लिए दो ही जगह जाता है, एक जाता है आरबीसी यकृत के पास और एक जाता है एस्प्लीन के पास। एस्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मरने के लिए आरबीसी के सेल जाते हैं वह कुछ समय के बाद रीजेनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो लसिका कोशिकाएं तिल्ली में ही पाई जाती हैं। तिल्ली को हम जो है डॉकयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है, यानी इसका मतलब हो गया कि आरबीसी का कब्रगाह तिल्ली को कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह वैसे यकृत को भी कहते हैं, लेकिन हम फाइनली अगर देखें तो हमारा सही आंसर जो है अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो तिल्ली ही सही होगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो हमने बताया ना कि नाभिक के अलावा डीएनए जो है और कहाँ होता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियस में तो होता ही है, न्यूक्लियस के अलावा कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ कि जो ये डीएनए है, ये डीएनए जो है वो कहाँ पाया जाता है, तो एक तो न्यूक्लियस में रहेगा ही रहेगा, न्यूक्लियस के अलावा यहाँ कहाँ पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, दो जगहों पर होता है। अगर मैं बात करूं आरएनए की, तो आरएनए भी न्यूक्लियस में पाया जाता है, और न्यूक्लियस के साथ साथ यह साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जिसको आप कोशिका द्रव कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, डीएनए कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अलावा, तो आपको क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। आपका आंसर क्या बनेगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि जीवों में अत्यधिक विविधता माने अंतर होने का कारण क्या है, बहुत अधिक अंतर क्यों होता है,
ऑप्शन ए दे रहा है अनुकूलन के कारण, बी दे रहा है सहभागिता के कारण, सी दे रहा है उत्परिवर्तन के कारण और डी दे रहा है बहुगुणसूत्रता के कारण। तो आपका सही आंसर बनेगा बहुगुणसूत्रता के कारण, यानी बहुत सारे गुण जो है अलग अलग होते हैं जिसके चलते उसमें अलग अलग विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस का निम्न किस कोशिकांग में ये कार्य होता है, यानी प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटीन का निर्माण जो है राइबोसोम में होता है, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। वैसे देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है ए लाइसोसोम सेंट्रोसोम, बी दे रहा है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम, सी दे रहा है कि गाल्जी उपकरण माइटोकॉन्ड्रिया और डी दे रहा है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। आपका सही आंसर क्या होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, इन दो जगहों पर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम को तो आप जानते हैं कि प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो आपका सही आंसर क्या बनेगा, बी नंबर। वैसे भी जानते हैं कि कोशिका का सबसे छोटा पार्ट कौन होता है, राइबोसोम होता है, जो बिल्कुल दाने की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि पीत पिंड पाई जाने वाली कोशिकाओं की सनहती कहाँ होती है। इसको कार्पस ल्यूटियस कहते हैं। पीत पिंड को क्या कहते हैं, कार्पस ल्यूटियस। यही पूछा गया है कि कार्पस ल्यूटियस पाई जाने वाली कोशिकाओं की संगति यानी कहाँ पाई जाती है। ए दे रहा है ब्रेन में, बी दे रहा है अंडाशय में, सी दे रहा है अग्नाशय में और डी दे रहा है प्लीहा में। आपका सही आंसर बनेगा अंडाशय, जिसको आप कहते हैं ओवरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी। याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ओवरी। तो ओवरी में जो है पीतपिंड यानी कार्पस ल्यूटियस पाए जाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अंडाशय के अंदर प्रत्येक माह बहुत सारे ओवम बनते हैं, बनते तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से मात्र एक या दो ही ऐसे ओवम हैं जो डिंबवाहिनी नलिका तक पहुंच पाते हैं। डिंबवाहिनी नलिका तक पहुंचने का कारण सिर्फ एक या दो ही अंडा कर पाते हैं। अब एक या दो ही कर पाते हैं, उसके बाद जब वहां से निकल जाते हैं यानी डिंबवाहिनी नलिका में जब चले जाते हैं ना, तो कुछ समय के बाद पीत पिंड वहां पर सिकुड़ जाता है। अंडाशय का वो हिस्सा सिकुड़ जाता है जहां से वो निकले होते हैं, उसी वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं, पीत पिंड कहते हैं। तो ये रहा आपका आज का महत्वपूर्ण सारा क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन को और देख लें इधर जो दिया गया है। मानव हृदय में कितने वक्ष कक्ष होते हैं। देखिए कक्ष पूछा है, चेम्बर, चेम्बर। तो ऑप्शन दे रहा है ए 2, ऑप्शन दे रहा है बी 4, बी में दे रहा है कितना 4, ये ध्यान रखिएगा 4 दिया गया है। ठीक है, और ऑप्शन सी में दे रहा है कितना जी बाबू 6 दे रहा है 6, जबकि ऑप्शन डी में दे रहा है कितना 8। आपको पता है कि मानव का जो चेम्बर है, जो ह्यूमन चेम्बर है, ह्यूमन का जो चेम्बर है, इस ह्यूमन चेम्बर में टोटल कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर होते हैं। आपको पता है कौन कौन सा, एक होता है लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है ना, और एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। उसी तरह से एक होता है राइट ऑरिकल और एक होता है राइट वेंट्रिकल। तो 4 चेम्बर पाए जाते हैं मानव के हृदय में। मछलियों में 2 चेम्बर होता है, जबकि अगर हम मेढक की बात करें तो मेढक में 3 चेम्बर होता है, मेढक में 3 चेम्बर होता है। सबसे अधिक चेम्बर की बात करें तो सबसे अधिक चेम्बर होता है कॉकरोच में, टोटल 13 चेम्बर। याद रखिएगा 13 चेम्बर किसमें होता है, कॉकरोच में। अगला क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है, यानी कि हृदय कब धड़कना शुरू करता है, यानी हार्ट बीट कब से बनना शुरू हो जाता है। जो इम्ब्रियो है वो हार्ट बीट उसमें कब से बनना शुरू हो जाता है। दे रहा है ऑप्शन ए अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, बी दे रहा है अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, सी दे रहा है अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में और डी दे रहा है अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। तो याद रखिएगा कि जो भ्रूण तैयार होता है यूटेरस के अंदर, उसके अंदर सबसे पहले हार्ट ही बनता है, यानी जो शिशु माँ के गर्भ में बनता है ना, उसमें सबसे पहला पार्ट जो बनता है वो आपको हार्ट बनता है। कौन सा अंग बनता है सबसे पहले, हार्ट बनता है। ये ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले क्या बनेगा, हार्ट बनेगा। और हार्ट बनने लगता है कब, तो 28वें दिन। 28वें दिन का मतलब हो गया कि आप कुछ समझ लीजिए 7 चौक 28, यानी 4 सप्ताह में। 4 सप्ताह के बाद उस बच्चे में सबसे पहले क्या बनेगा, दिल बनेगा। तो ये आपका
आंसर हो गया है ना। अब थोड़ा देखिए अगला क्वेश्चन है या नहीं उसको भी देख लेते हैं। नहीं, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह से आपके आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से मैं छात्रों आपसे कहूंगा कि आप शेयर करेंगे। चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे और अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करेंगे। फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आपसे विदा ले रहे हैं। धन्यवाद।